ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। नए औद्योगिक शहरों से उम्मीद है। तो आप देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी विकसित करने की जिस योजना को हाल में मंजूरी दी, वह समय की मांग थी। और इस फैसले के अनुसार उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में आप देखिए राजपुरा, उत्तर प्रदेश में आगरा एवं प्रयागराज, बिहार में गया, महाराष्ट्र में दिघी, राजस्थान में जोधपुर पाली, आंध्र प्रदेश में कोपरती एवं औरवाकुल और तेलंगाना में जहीराबाद और केरल में पलक्कड़ में नए औद्योगिक शहर स्थापित किए जाएंगे। और इसी तरह का एक शहर हरियाणा में स्थापित होगा और ये शहर बड़े औद्योगिक गलियारों के आसपास विकसित होंगे। ज्ञात हो कि आम बजट में इस औद्योगिक शहरों की स्थापना की घोषणा की गई थी। और देखिए, एक बात और आपको जान लेना चाहिए, जो बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। तो आप देखेंगे कि सरकार का मानना है कि इन औद्योगिक शहरों के विकास में 28,602 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इन शहरों में 1.50 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश आएगा और जिससे 10 लाख प्रत्यक्ष जबकि 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। फिलहाल कहना कठिन है कि ये शहर कब तक स्थापित हो सकेंगे और देश को उनसे कब तक लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि सरकार की बड़ी योजनाएं तय समय में कठिनाई से ही पूरी होती हैं और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अतीत में इस तरह की कुछ महत्वाकांक्षी घोषणाएं सही तरह आगे नहीं बढ़ सकी और कुछ तो अपनी अहमियत खो बैठी। उदाहरण स्वरूप, विशेष आर्थिक जोन यानी कि SEZ उस तरह स्थापित नहीं हो सके जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। स्पष्ट है कि सरकार को इसके लिए विशेष प्रयास करने होंगे और 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना का लक्ष्य तय समय में सही तरह पूरा हो और नए औद्योगिक शहरों को बसाने में तब कामयाबी मिलेगी जब सरकार को निजी क्षेत्र का हर संभव सहयोग मिलेगा। और यह सहयोग तभी संभव है जब निजी क्षेत्र को इनमें आकर्षण दिखेगा। ध्यान रहे कि कुछ प्रस्तावित औद्योगिक शहर बड़े शहरों से दूर हैं और इसके चलते कुशल कारीगर और प्रबंधन के दक्ष लोग वहां रहना चाहेंगे या नहीं, यह भविष्य ही बताएगा। और निसंदेह देश को ऐसे शहरों की आवश्यकता तो है, लेकिन जब तक उनमें अच्छी खासी संख्या में उद्योग स्थापित नहीं हो जाते और नागरिक आबादी की बसाहट के लिए उपयुक्त आधारभूत ढांचे का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक वे लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बनेंगे। यदि ये नए शहर अच्छी तरह बसाए जा सकें तो उनके पास के बड़े शहरों में आबादी का बोझ कम किया जा सकता है। इन बड़े शहरों का आधारभूत ढांचा चरमरा रहा है और यह किस तरह चरमरा रहा है, इसका प्रमाण मानसून के इन दिनों अच्छी तरह देखा जा सकता है। इन दिनों देश के कई बड़े शहर जलभराव से त्रस्त हैं। कुछ शहर तो बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रहे हैं और इसके चलते उनका आधारभूत ढांचा और भी तेजी से खराब हो रहा है। और कहने को तो देश के हर शहर के नगर निकायों ने मानसून से पहले जल निकासी का प्रबंधन करने के दावे किए थे, लेकिन वे तो 2-4 बार की बारिश के बाद ही दम तोड़ गए। और इस मामले में दिल्ली की स्थिति भी दयनीय है। शहर में जल निकासी और खासकर वर्षा जल निकासी की जो व्यवस्था है वह गई बीती ही अधिक है और यह व्यवस्था अपर्याप्त तो है ही। खराब इंजीनियरिंग और अतिक्रमण के कारण और भी आप देखते हैं कि दुर्दशा ग्रस्त हो गई है। कई शहर ऐसे हैं जहां सीवरेज की व्यवस्था अधूरी है और अब जब केंद्र सरकार 12 नए औद्योगिक शहर विकसित करने जा रही है, तब उसे बड़े शहरों के आधारभूत ढांचे की भी सुध लेनी चाहिए और कायदे से छोटे शहरों के आधारभूत ढांचे को भी संवारा जाना चाहिए। लेकिन यह तो वह काम है जिसे राज्य सरकारों को करना चाहिए। समस्या यह है कि राज्य सरकारें इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है और इसके चलते नगर निगम जैसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और यही सही समय है कि नगर निगमों और नगर पालिकाओं के कामकाज को ठीक करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। यह राज्य सरकारों की प्राथमिकता के अभाव का ही परिणाम रहा कि स्मार्ट सिटी योजना अपेक्षित नतीजे नहीं दे सकी। औद्योगिक शहरों की स्थापना करते समय उन कारणों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है जिनके चलते स्मार्ट सिटी योजना उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। और स्मार्ट सिटी योजना के संचालन के बाद भी शहर, नगर निकायों और शहरी ढांचे संबंधी अन्य सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं आ सका। और यह इसलिए नहीं आ सका क्योंकि इन संस्थाओं का कामकाज बेहतर करने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों की
थी उन्हें जवाबदेह नहीं बनाया जा सका, और इन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं बनाए बिना शहरों के आधारभूत ढांचे को सुधारा नहीं जा सकता। और निसंदेह नगर निकायों के साथ आम जनता को भी जिम्मेदार बनना होगा। उन्हें आधारभूत ढांचे संबंधी नियमों कानूनों के पालन के प्रति सजग रहना होगा। बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण इसलिए होते हैं क्योंकि आम लोग संबंधित नियम कानूनों का पालन नहीं करते हैं। और जब आप देखते हैं कि कहीं एक दो जगह अवैध निर्माण हो जाता है तो बाकी के लिए वह नजीर बन जाता है। और जब अवैध निर्माण या अतिक्रमण हो रहा होता है तब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। इसी के चलते झुग्गी बस्तियां स्थापित हो जाती हैं, और जब उनकी आबादी बढ़ जाती है तो उन्हें वैध करार देने की पहल होने लगती है। वोट बैंक के लालच में सरकारें भी अवैध तरीके से बनाई गई बस्तियों और कॉलोनियों को नियमित कर देती हैं। और जब ऐसा होता है तो अनियोजित विकास को बढ़ावा मिलता है, वह शहरों की सूरत बिगाड़ता है। यदि जनता आधारभूत ढांचे की सुनियोजित विकास को लेकर जागरूक नहीं होती तो शहरों की जो समस्याएं हर वर्ष बढ़ती जा रही हैं वे विकराल होती जाएंगी और उनका समाधान अत्यंत कठिन हो जाएगा। शहरों का बिगड़ता आधारभूत ढांचा उनमें रहने वाले लोगों की समक्ष त्राहिमाम की स्थिति भी पैदा करेगा, और हमारे नीति नियंताओं को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। शहर विकास के इंजन होते हैं, यदि उनके आधारभूत ढांचे को ठीक नहीं किया गया तो आर्थिक विकास के लक्ष्य को पाना कठिन ही होगा। क्या होगा? कठिन भी होगा। ये आप देखिए इससे क्या फायदे हो सकते हैं ये भी आपको याद रखना चाहिए। इस दिशा में क्या चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। ये आप देखिए संजय गुप्त के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। वफादार की वफादारी पसंद है। चोरों को देखकर भौंकने वाला कुत्ता अब नेताजी को देखकर ही भी गुर्रा उठता है, जिसकी उन्हें शिकायत है। ये हास्य व्यंग कसा जा रहा है, सूर्य कुमार पांडे है। और देखिए देश के सबसे धनी व्यक्ति देख लीजिए, संपत्ति इनकी करोड़ में है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट आपने देखा होगा, जारी हुई ना, तो इसमें गौतम अदानी टॉप पर हैं। ये आप देखते हैं कि कितना 11,61,800 करोड़ रुपए है इनकी संपत्ति। और मुकेश अंबानी की 10 करोड़ कितना 10 करोड़ 14 लाख, माफ करिए 10,14,700 करोड़ है। शिव नादर की 3,14,000, और आप देखिए साइरस पूनावाला की 2,89,800, और दिलीप सांघवी की आप देखिए 2,49,900, कुमार मंगलम बिड़ला की आप देखिए 2,35,200, गोपीचंद हिंदुजा की 1,92,700, और आप देखते हैं राधा कृष्ण दमानी की ये आप देखिए 1,90,900, और अजीम प्रेम जी की 1,90,700, और नीरज बजाज की 1,62,800। और आप देखते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी हमारे बिजनेसमैन धनी व्यक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप देखते हैं कि अमीरी और गरीबी का जो बीच का दूरियां हैं वो और बढ़ती जा रही हैं। सुख का सूत्र। हम सभी जीवन की दौड़ में भागते हुए भले ही अपने उद्देश्य पूर्ति से सुख की कामना करते हैं, परंतु फिर भी कभी ना कभी इस प्रश्न पर अटक जाते हैं कि सुख क्या है, हम किस प्रकार का सुख चाहिए। क्या सुख की संकल्पना हमारे मन में पूरी तरह स्पष्टता के साथ आकार ले पाती है? कभी कभी सुख का तात्पर्य हम तृप्ति या संतुष्टि को समझते हैं, कभी सफलता को, और कभी मोक्ष को, या फिर कभी भौतिक संसाधनों के संग्रह और उनसे मिली सुविधाओं को। कुल मिलाकर हम याद देखें जिस एक वस्तु की इच्छा लिए जीवन भर भागते रहते हैं, कई बार हमें उसका अर्थ ही स्पष्ट नहीं होता है। ऐसे में यह श्रेयस्कर है कि हमें जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रखते हुए उसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए। साथ ही साथ भूत या भविष्य की चिंता किए बिना उद्देश्य प्राप्ति की इस यात्रा में आने वाले हर एक पल का आनंद भी लेना चाहिए। तभी हमारे जीवन में उद्देश्य प्राप्ति की यह प्रक्रिया हमें निश्चित ही सुख की अनुभूति कराएगी, क्योंकि सुख का संबंध तो अंतर्मन से है, और जब तक हमारा मन सुख का अनुभव ना करे तब तक कितने भी भौतिक साधन हमारे लिए सुख नहीं जुटा सकते हैं। जो वास्तविक सुख हम इस बाहरी दुनिया में खोजते हैं वह हमें कभी भौतिक साधनों के जरिए नहीं मिल सकता। हमें सच में सुख चाहिए तो मन के सुख की खोज करनी होगी, और हमारा उद्देश्य यदि हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ समाज कल्याण में भी सहायक है तो ही वह हमें सुख प्रदान करेगा। सदैव मन को शांत रखते हुए अपने कार्य को प्रेम पूर्वक करते रहना चाहिए, और हमेशा स्मरण रखना चाहिए जो है वह इसी पल में निहित है। ना इससे पहले वाला पल हमारे बस में हो सकता है, और ना ही इस पल के बाद आने वाला पल हमारे बस में होगा। यह ध्यान रखते हुए जब हम आनंद लेने लगेंगे तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है, दिलचस्प कॉलम। महिलाओं के विरुद्ध अपराध।
तो जिला अदालतों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की ओर ध्यान आकृष्ट कर बिल्कुल सही किया। ये अपराध इसलिए कहीं अधिक गंभीर चिंता का कारण है क्योंकि अनेक प्रयासों के बाद भी उनमें कमी आती नहीं दिख रही है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या ने सारे देश को आक्रोशित करने का काम किया है, लेकिन इसके बाद भी दुष्कर्म के मामले थमते नहीं दिख रहे और कोलकाता की घटना को लेकर हर स्तर पर रोष और आक्रोश के बाद भी देश के हर हिस्से से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। कोई भी राज्य हो, किसी भी की सरकार हो, हर जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं रहती हैं जो सामने नहीं आती हैं, एफआईआर नहीं हो पाती है, डरा धमका दिया जाता है। इन घटनाओं की गिनती करना भी कठिन है और आप लोग न्यूज़पेपर देखते होंगे पूरा, तो आप देखते होंगे 2-4 घटनाएं हमें इस तरह की न्यूज़पेपर में मिल जाती हैं और ये बड़ी चिंताजनक है। स्थिति यह है कि दुष्कर्म बच्चियों तक को निशाना बना रहे हैं दुष्कर्मी और कोलकाता के साथ देश के अन्य क्षेत्रों में दुष्कर्म की घटनाओं को देखते हुए कानूनों को कठोर करने, अपराधियों को सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। उसकी पूर्ति की ही जानी चाहिए, लेकिन इसी के साथ इसकी भी आवश्यकता है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले में त्वरित न्याय हो और इस संदर्भ में प्रधानमंत्री की इस विचार से असहमत नहीं हुआ जा सकता है कि न्याय जितनी तेजी से मिलेगा, महिलाओं को अपनी सुरक्षा को लेकर उतना ही अधिक भरोसा होगा। इतना ही नहीं, इससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों को अंजाम देने वाले तत्वों के मन में भय का संचार भी होगा। एक तो हमारे देश में न्याय व्यवस्था बड़ी लंबी रहती है, सालों साल केस चलते रहते हैं, ये बड़ी चिंता वाली है। और यह एक तथ्य है कि जब अपराधियों को यथाशीघ्र कठोर दंड मिलता है तब वे हतोत्साहित होते हैं। नारी अस्मिता को कुचलने वाले दुष्कर्म सरीखे गंभीर अपराध में लिप्त तत्वों की जितनी जल्दी संभव हो कठोर दंड दिया जाना सुनिश्चित करने के साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि उस दूषित मानसिकता का निदान कैसे हो जिसके कारण महिलाओं को हे दृष्टि से देखा जाता है, जिसके चलते दुष्कर्म सरीखे अपराध होते हैं। इस मानसिकता को दूर करने का काम समाज को करना होगा। इसकी शुरुआत घर परिवार से करनी होगी। बच्चों किशोरों को इसकी घुट्टी पिलानी होगी। वे लड़कियों और महिलाओं का आदर करना सीखें। वह यह ठीक है कि लड़कियों की तरह तरह ही सीख दी जाती है और आप देखते हैं कि लेकिन ऐसी ही सीख लड़कों को भी दी जानी चाहिए। इसमें माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शिक्षकों को भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। समाज को उन तत्वों के प्रति भी सजगता बढ़ानी होगी जो महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए संभावित खतरा बनते हुए दिखते हैं। ऐसे तत्वों के बारे में पुलिस को लगातार सूचना दी जानी चाहिए। समाज ऐसा करने के लिए तत्पर रहे। इसके लिए पुलिस को सहयोग करने के साथ ही संवेदनशील भी बनना होगा। समाज के हिस्से में एक आवश्यक काम यह भी है कि वह महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर और अधिक सक्रिय रहे। थोड़े पुलिस को भी अपनी अच्छी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अब आप देखिए, अगर कोलकाता में जो घटना हुई, उस व्यक्ति ने पहले आप देखिए एक महिला को परेशान किया रोड पर। आप सोचिए अगर पुलिस वहीं अगर कार्रवाई हो जाती, गिरफ्तारी हो जाती तो ये घटना ना होती। नॉर्मल सी बात सोचिए आप। तो पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल, प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं और जब इस तरह की कोई घटना होती है तो देश में बड़ी बड़ी आप देखते हैं मोमबत्तियां निकाली जाती हैं, श्रद्धांजलि दी जाती है। अरे भैया, अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा तो दीजिए कि आपके यहाँ से अगर देखिए, मैं कहता हूं मानवता, इंसानियत तो कम से कम बनी रहे। भूमि सर्वेक्षण और प्रमाण। बिहार के सभी जिलों में इन दिनों विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहा है। देखिए, बिहार की बात हो रही, पटना इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। तो गांव शहर जिनके पास थोड़ी सी भी जमीन है वे इसमें रुचि दिखा रहे हैं और विशेष सर्वेक्षण को लेकर आम लोगों में उत्सुकता है तो थोड़ा संशय भी। संशय यह है कि जिनके पास जमीन से जुड़े सभी कागज नहीं है उनका क्या होगा? कहीं उनकी जमीन सरकार तो नहीं ले लेगी? सर्वे से जुड़े अधिकारी और कर्मी शंकाओं का निवारण कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपकी जमीन पुश्तैनी है, उस पर आपका कब्जा भी है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जमीन पर स्वामित्व के कई दस्तावेज होते हैं, उनमें कोई एक भी आपके या फिर वंशजों के पास है तो उसके सहारे जमीन का पर आपका अस्तित्व, स्वामित्व प्रमाणित हो जाएगा। सरकारी जमीन के बारे में भी स्पष्ट है कि इस पर अगर किसी का अवैध कब्जा है तो उसे छोड़ना होगा। यदि कोई नई बात नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के विरुद्ध अभियान चला रहा है। सरकारी विभागों को कहा गया कि वह अपने हिस्से की जमीन की माप भी कराए, विभाग के नाम से दाखिल खारिज कराए। जमीन के किसी हिस्से पर अतिक्रमण है तो उसे अचल और स्थानीय थाना की मदद से मुक्त कराए। विभागों ने इसकी में रुचि दिखाई, बहुत हद तक सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटा है, लेकिन अब भी सरकारी जमीन पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग चाहे तो सर्वेक्षण के बारे में आम जनता के बीच से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची बनाए, उनका उत्तर प्रचारित करे। देश भर में आपको ऐसी जमीनें मिल जाएंगी। पृथ्वी के आसपास विद्युत क्षेत्र की खोज। तो आप देखिए, हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र है। विज्ञानियों ने अब पहली बार इस आदर्श एवं कमजोर ऊर्जा क्षेत्र का पता लगाया। इसे एम्बी पोलर फील्ड कहा जाता है
और इस विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना सबसे पहले करीब 60 साल पहले की गई थी। विज्ञानियों का कहना है कि इसकी खोज हमारी निरंतर बदलती दुनिया के व्यवहार और विकास का अध्ययन करने और समझने के तरीके को बदल देगी। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के एक खगोल शास्त्री का कहना है कि वायुमंडल वाले किसी भी ग्रह में एम्बीपोलर फील्ड होनी चाहिए। अब हम यह पता लगा सकते हैं कि इसने समय के साथ हमारे ग्रह के साथ साथ ग्रह अन्य ग्रहों को कैसे आप देखते हैं कि आकार दिया। क्या दिया? आकार दिया। नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और हमारी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पृथ्वी अंतरिक्ष में मिट्टी का एक निष्क्रिय धब्बा मात्र नहीं है, यह सभी प्रकार के क्षेत्रों से घिरी हुई है और जिनमें गुरुत्वाकर्षण भी है। हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में कम जानते हैं। यह वायुमंडल को सतह से सटाए रखने में भी मददगार है। विज्ञानियों ने 1968 से एक अनोखी घटना का वर्णन किया था। तब पृथ्वी के ध्रुवों पर पड़ने वाले अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी के वायुमंडल से निकलने वाले कणों की एक सुपरसोनिक हवा का पता लगाया। विज्ञानियों ने उस समय सोचा कि यह एक तीसरा विद्युत ऊर्जा क्षेत्र हो सकता है। कॉलिन्सन ने और कहा, आप देखते हैं कि हम पहले कभी इस विद्युत क्षेत्र को नहीं माप पाए क्योंकि हमारे पास तकनीक नहीं थी, और इसलिए हमने इस अदृश्य शक्ति की तलाश करने के लिए एंड्योरेंस रॉकेट बनाया। यह एम्बीपोलर फील्ड कैसे काम करती है? लगभग 250 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होकर आयनस्फीयर नामक वायुमंडल की एक परत में अत्यधिक परावैंगनी और सौर विकिरण वायुमंडलीय परमाणुओं को आयोनाइज करते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉनों को तोड़ते हैं और परमाणु को पॉजिटिव चार्ज वाले आयरन में बदल देते हैं। आयन एक परमाणु या अणु है और जिसमें विद्युत आवेश होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रोटॉन की संख्या असमान होती है। हल्के इलेक्ट्रॉन अंतरिक्ष में उड़ने की कोशिश करते हैं जबकि भारी आयन जमीन की ओर डूबने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्लाज्मा वातावरण चार्ज की तटस्थता बनाए रखने की कोशिश करता है और जिससे इलेक्ट्रॉनों और आयनों के बीच एक विद्युत क्षेत्र का उद्भव होता है और जो उन्हें एक साथ बांधता है। प्लाज्मा वातावरण अंतरिक्ष या फिर पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र है जिसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा आयनों और इलेक्ट्रॉनों से बनी एक गैस है। विज्ञानी अभी विद्युत क्षेत्र के व्यापक निहितार्थों को नहीं जानते हैं। उन्हें यह पता लगाना है कि यह कितने समय से है, यह क्या करता है और इसमें हमारे ग्रह और उसके वायुमंडल के विकास को कैसे आकार दिया है। संभवतः पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भी इसकी भूमिका हो सकती है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। ये टिप्पणियां हैं, देखना हो तो देख सकते हैं आप। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये पुस्तकालयों पर समग्र नीति की दरकार। उड़ीसा से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बीते दिनों सदन में नेशनल लाइब्रेरी मिशन की प्रगति के बारे में जानना चाहा। फरवरी 2014 में शुरू किए गए नेशनल लाइब्रेरी मिशन का उद्देश्य देश में ज्ञान का प्रसार करना था। संस्कृति मंत्री ने इसका उत्तर देते हुए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का भी उल्लेख किया। वहीं पुस्तकालयों के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निरंतर बोल रहे हैं। ऐसे में हमें इस मामले पर नए सिरे से विचार करना होगा। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। देखिए, जो काम की रहते हैं उन पर हम लोग वैसे भी बातें कर लेते हैं। देखिए, एक बात और आपको बता दूं, लेकिन आप लोग क्या किया करिएगा कि जिसने ये आर्टिकल लिखा है ना, उसके बारे में जरूर पढ़ लिया करिएगा। थोड़ा क्या रहता है कि कई बार उसका झुकाव किसी पार्टी की तरफ रहता है। कभी आप देखते हैं कांग्रेस के पक्ष वाले लिख देते हैं, कभी आप देखते हैं कि बीजेपी के पक्ष वाले लिखते हैं, तो वो सब अपना देख लिया। ये सब आप देखिए, किताबें देखना हो तो देख सकते हैं, क्योंकि आज आप देखते हैं कि संडे है और रात में 9 बजे हम लोग लाइव आकर जुड़ेंगे। तो आपके जो भी सवाल हों, सुझाव हों, तो आप लोग भेज सकते हैं। बाकी काम के जो आर्टिकल रहते हैं उन पर हम लोग बात कर ही लेते हैं। चलिए, तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। अब ईमानदारी से मेहनत करिए और अपना रिकॉर्ड तोड़ते रहिए। धन्यवाद।